हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम लोग नेवी के फ्यूचर फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में बात कर रहे हैं, हमने पहले टेड-बीएफ की बात करी, उसके बाद बात करी नेवी के प्लान की, जहां पर वो मल्टी रोल डेक बेस्ड फाइटर को एक्वायर करने का प्लान कर रहे हैं एयरफोर्स के साथ। तो इसमें कई लोगों के क्वेश्चन थे कि जो इंडियन नेवी है वो 2030 तक 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट को एक्वायर करेगी, वहीं पर जो चाइनीज़ नेवी होगी वो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट पर होगी। तो चाइना जिस 5th जनरेशन नेवल फाइटर पे काम कर रहा है उसका नाम है FC-31 या फिर J-31, जिसके बारे में हम अब डिटेल में बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इसकी कैपेबिलिटी कहाँ पर है और क्या ये इंडियन नेवी के लिए एक बड़ा थ्रेट हो सकता है। तो FC-31 की जो फर्स्ट फाइट हुई थी वो हुई थी 31 अक्टूबर 2012 में। तो इसके करीबन 2 प्रोटोटाइप जो है वो बनाए जा चुके हैं और इस प्रोजेक्ट की जो फंडिंग है वो एविक के द्वारा की गई थी, जिसे कहते हैं एविएशन इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना। तो ये जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था तो ये एक्चुअली गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट नहीं था और ना ही चाइनीज़ एयरफोर्स या नेवी ने इसकी मांग करी थी। ये प्रोजेक्ट एविक के द्वारा उठाया गया था क्योंकि वो F-35 को इंटरनेशनल मार्केट में काउंटर करना चाहते थे और एक F-35 का अल्टरनेटिव इंटरनेशनल मार्केट में उतारना चाहते थे जो कि कॉस्ट में उससे सस्ता हो। तो 2014 के जुहाई एयर शो में इसे दिखाया गया, जहां पर इसने डिफरेंट एरोबैटिक मैनूवर्स परफॉर्म किए और ऑडियंस को अपनी कैपेबिलिटी शो करनी चाहिए। तो वहां पर जो कुछ एक्सपर्ट्स थे उनका मानना ये था कि ये जो एयरक्राफ्ट है वो अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा ब्लीड करता है और इसका जो डिज़ाइन है उस पर दोबारा काम करना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो एयर शो दिखाया गया था ये क्लीन कन्फिग्रेशन में दिखाया गया था। वेपन पेलोड के साथ अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी लूज़ होगी तो ये एयरक्राफ्ट किसी काम का रह नहीं जाएगा। तो इस एयरक्राफ्ट में जो इंजन लगा है वो है RD-93। ये वही इंजन है जो कि JF-17 में यूज़ होता है और करीबन 85 किलो न्यूटन्स का थ्रस्ट पैदा करता है। तो फ्यूचर में प्लान है WS-13E इंजन्स को यूज़ करने के लिए, जो कि करीबन 101 किलो न्यूटन्स का थ्रस्ट पैदा करने में सक्षम होंगे। पर फिलहाल के लिए ये RD-93 पे है, जो कि इसके स्टेल्थ कैरेक्टर्स को रिड्यूस करता है, क्योंकि उसमें IR सिग्नेचर को रिड्यूस करने के लिए कुछ भी यूज़ नहीं किया गया है। साथ ही साथ 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट का जो एक इम्पॉर्टेंट फीचर है जिसे सुपर क्रूज कहते हैं वो भी ये प्रोवाइड कराने में सक्षम नहीं है। तो इंजन जो है वो इसका सबसे बड़ा कमज़ोर पॉइंट है। तो 2015 की बात करें तो इसमें EOTS-86 इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम को इंटीग्रेट कर दिया गया था और जो प्रोटोटाइप है उसने अपनी मेडन फ्लाइट दिसंबर 2016 में ले ली थी। तो 2018 में एक रिपोर्ट आई जिसके हिसाब से अब इस प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट की फंडिंग मिलने लगी थी और इसको प्रिक्योर करने में चाइनीज़ नेवी और एयरफोर्स दोनों इंटरेस्ट शो कर रहे थे। तो 2019 के पेरिस एयर शो में FC-31 का एक नया प्रोटोटाइप शो किया गया जो कि बिल्कुल ही डिफरेंट था पुराने प्रोटोटाइप से। तो पुराने प्रोटोटाइप को देखकर इसकी कैपेबिलिटी पर क्वेश्चन उठ रहा था, पर नए डिज़ाइन को देखकर लगता है कि जो पुरानी प्रॉब्लम है उनको सॉर्ट कर लिया गया है। कैनोपी के पीछे का जो एरिया है वो थोड़ा बल्ज आउट है, तो ये इंडिकेट करता है कि जो इंटरनल फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाया गया है। बाकी अगर आप विंग डिज़ाइन को देखेंगे और टेल डिज़ाइन को देखेंगे तो उसमें मेजर चेंजेस हुए हैं और कैंटेड पैटर्न को यूज़ किया गया है। इसको देखने से काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी नज़र आती है F-22 के डिज़ाइन से। बाकी जो एयर इनटेक वाला पार्ट है वो शुरुआत से ही DSI कॉन्फ़िगरेशन में था, जो कि ज़्यादा बेटर, लेस कॉम्प्लिकेटेड और स्टेल्दी मानी जाती है। पर इसको देखकर लगता है कि यहाँ पर भी चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ किया गया है। तो इस नए डिज़ाइन को FC-31 2.0 बताया जा रहा है और हम अब बात करेंगे इसके एवियोनिक्स की। अगर आप एयरक्राफ्ट के फ्यूसेलाज में नीचे की साइड देखेंगे तो आपको डायमंड शेप के पैटर्न दिखाई देंगे। ये एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटेड अपार्चर सिस्टम है जो कि F-35 के डिस्ट्रीब्यूटेड अपार्चर सिस्टम की तरह ही वर्क करता है और ये इनकमिंग मिसाइल की तो वार्निंग देता ही है, साथ ही साथ सिचुएशनल अवेयरनेस भी काफ़ी अच्छी प्रोवाइड कराता है 360 डिग्रीज की। तो ये F-35 के डिस्ट्रीब्यूटेड अपार्चर सिस्टम की तरह कैपेबल नहीं होगा और ना ही J-20 के डैश की तरह कैपेबल होगा, पर इसका होना एक अच्छी बात है। बाकी अगर एयरक्राफ्ट के हम नोज़ के नीचे देखें तो हमको मिलेगा EOTS-86 इलेक्ट्रो ऑप्टिकल एंड सेंसर सिस्टम। तो ये F-35 के EOTS की तरह है और इसकी रेंज करीबन 110 किलोमीटर बताई जाती है F-22 जैसे एयरक्राफ्ट के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है। अब ये सच है कि नहीं है ये मैन्युफैक्चरर बेटर जानते हैं।
बाकी रडार की बात करें तो रडार जो है पहले बात चल रही थी KLJ-7 यूज़ करने की, जो कि JF-17 ब्लॉक 3 में यूज़ हो रहा है, जिसकी रेंज करीबन 200 किलोमीटर थी 5 मीटर स्क्वायर आर्सिस के लिए। पर जो नए 2.0 FC31 है उनमें जो रडार का रेडोम है वो थोड़ा बड़ा है, तो लगता है कि टाइप 1475 AES से रडार को यूज़ किया जा रहा है। लेकिन जो अभी इंजन यूज़ हो रहे हैं उनसे ये उम्मीद नहीं है कि वो इतनी पावर प्रोवाइड करा सकेंगे कि ये जो रडार है वो अपने पूरी एबिलिटी को यूज़ कर पाएगा। तो रडार की जो रेंज है वो एस्टिमेशन में करीबन 200 से 250 किलोमीटर तक मानकर चली जा सकती है 5 मीटर स्क्वायर आर्सियस के लिए। लास्ट में अगर हम बात करें वेपन्स की तो इसमें करीबन 4 इंटरनल हार्ड पॉइंट्स हैं, जिसमें ये 2000 किलोग्राम के वेपन्स को कैरी कर सकता है। एक्सटर्नली बात करें तो ये करीबन 6 हार्ड पॉइंट्स के साथ आता है, जिसमें 3-3 एक विंग में हैं। टोटल ये करीबन 8000 किलोग्राम का जो पेलोड है उसको ये कैरी करने में सक्षम है। मिसाइलों की बात करें तो ये चाइना की जितनी भी मॉडर्न मिसाइल्स हैं उनको फायर करने में सक्षम होगा। ओवरऑल अगर हम यहाँ पर कंक्लूजन ड्रॉ करें तो ये जो एयरक्राफ्ट है ये स्टेल्दी है, पर ये पूरी तरीके से स्टेल्दी नहीं है। इसमें 5th जनरेशन के पूरे फीचर नहीं है, जिसमें सुपर क्रूज शामिल है। तो इंजन जो है वो इसका सबसे वीकेस्ट पॉइंट है। आरसीएस की बात करें तो वो कम होगा, पर बहुत ज़्यादा कम नहीं होगा। तो 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट के कंपैरिजन में इसका आरसीएस लो होने वाला है, यानी कि टेडबीएफ और रफाल के कंपैरिजन में इसका आरसीएस कम होगा, क्योंकि इसको डिज़ाइन ही उसी तरीके से किया गया है, जो कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज देता है, क्योंकि ये रडार में बाद में दिखाई देगा तो ज़्यादा क्लोज एनिमी के जाके मिसाइल को लॉन्च कर सकता है। और हमें ये चीज़ पता है, मिसाइल जितनी क्लोज से लॉन्च करी जाए उतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। तो डेफिनेटली जो लो आरसीएस है वो एक एडवांटेज देगा। पर जो इसका इंजन है उसका IR सिग्नेचर काफ़ी बड़ा है, तो जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर हैं वो बहुत पहले इस एयरक्राफ्ट को पहचान सकते हैं। तो इस एयरक्राफ्ट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों हैं, जिनको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम बात करेंगे 4.5 जनरेशन के कंपैरेबल एयरक्राफ्ट्स की। इसी बात पे इसे ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।